किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज के कार्यक्रम में है एक उन्नत सफल किसान श्री अखिलेश जी वर्मा और साथ में है कृषि विशेषज्ञ जो कृषि कल्याण किसान कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक हैं श्री BL बिलैया जी। बिलैया जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप जानते हैं कि रबी फसलों का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में हमारे किसान भाइयों को, जिन किसान भाइयों ने किसी कारण से बोनी में लेट हो गए हैं, क्या उनको इस समय करना चाहिए बोनी? बहुत अच्छी बात ये है कि अब हमारा रबी का जो है बोनी का उपयुक्त समय तो ऐसे हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बताते हैं, परंतु कुछ किस्में जो है लेट वाली है तो उनको भी बो सकते हैं। परंतु अब जो है रबी की खासकर गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, इनका बोनी का समय ख़त्म हो गया है। अब किसान बंधु इनकी जगह अन्य सब्जी की फसलों को लगा सकते हैं, पर इनकी बोनी ना करें तो बहुत अच्छा है। बिलैया जी, जिन किसान भाइयों ने, अपन पहले गेहूं की बात करते हैं क्योंकि गेहूं हमारे प्रदेश की प्रमुख फसल है। गेहूं फसल में जिन किसान भाइयों ने लगभग 30 से 35 दिन हो गए या पहले जल्दी जिनने अक्टूबर में बो दिए तो लगभग 40 से 45 दिन से अधिक हो गए हैं, ऐसे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारे प्रदेश में जैसे आपने बताया गेहूँ जो है वो असिंचित भी, बगैर पानी का भी गेहूँ है, पानी वाला भी है सिंचित, उसमें असिंचित, अर्ध सिंचित और सिंचित, इस प्रकार से अलग अलग किस्मों है गेहूं की जो पानी के हिसाब से बोई जाती है। असिंचित वाला क्षेत्र है वहाँ तो अभी मावठा या पानी का चल रहा है, तो खासकर सरबती वाला है क्षेत्र है, तो वहाँ यदि पानी नहीं है तो भी उत्पादन अच्छा मिल जाता है और उसकी मार्केटिंग भी हो जाती है। परंतु किसान के पास यदि एक पानी है तो ज़रूर बोनी के 20 से 21 दिन बाद, हम बताते हैं कि 20 से 21 दिन का पहला पानी वो बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो अर्ध सिंचित हो या सिंचित हो। ये दोनों फसलों के, दोनों प्रकार की किस्मों के लिए और सभी प्रकार की फसलों में ये पहला पानी यदि है तो पानी को देना चाहिए। और पानी का जो है उपयुक्त समय, यदि देखें खेत में जो है दरारें पड़ने लगी हो, हल्की ज़मीन है, तो जो 21-22 दिन बताते हैं उससे पहले 18 से 20 दिन में भी ये पानी दिया जा सकता है। परंतु हम यह जैसे जैसे ये पानी में, पहला पानी में हम विलम्ब करते हैं तो फसल की पैदावार, उसकी टिलरिंग और किल्ले, ये सब में बढ़वार में असर पड़ता है। तो पहला पानी समय पर ज़रूर गेहूं की फसल को दें। और इसके बाद जैसे दूसरा पानी है तो दूसरा पानी लगभग 42 दिन बाद, 45 दिन बाद, वो अलग अलग ज़मीन के हिसाब से हम बताते हैं किसानों को, और ये पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे आपने बताया है कि गेहूं में कितना पानी देना चाहिए, ऐसे हम 5 पानी की रिकमेंडेशन या अनुशंसा करते हैं। जो ज़्यादा पैदावार देने वाली है, अच्छी किस्में हैं, इनको 5 पानी तक की आवश्यकता होती है, पर 3 पानी भी है तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है। और इसके पानी की अलग अलग अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जब जड़ निकलती है, रूट इनिशिएशन कहते हैं अपन, दूसरी कल्ले फूटने की आवश्यकता है, तीसरी गभोट, और लास्ट में हम कहते हैं कि जब अच्छा चमक देखना है तो उसके लिए भी एक पानी गभोट के बाद या मिल्किंग स्टेज में भी यदि हम पानी देते हैं तो निश्चित है कि उत्पादन के साथ साथ फसल में जो पैदावार में जो है चमक है, गुणवत्ता है, वो भी अच्छा मिलती है। जी, तो किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बात यह है कि समय पर आप सिंचाई करें। पहले जब गट्टे निकल रहे हों, दूसरा पानी तब देना चाहिए जब दाना बनने में, दूध की अवस्था में हो। किसान भाइयों, कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान है हमारे कृषि विशेषज्ञों का और हमारे किसान भाइयों का। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में एक युवा और उन्नत किसान हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, हमें ये बताएं कि आप उन्नत कृषि के मायने क्या है, कैसे खेती करते हैं आप अपनी? सर जी, खेती करते हैं अपन हकाई झुकाई सही से करना, बराबर रफ्तार खेत रखना, रफ्तार बिल्कुल प्लेन, मतलब गेहूँ अपना हो गया है सर जी। फिर इसके बाद रिलाई करने के बाद, बोनी करने के बाद, फिर सर जी अपन बोनी हो जाती है, इसके बाद 20 दिन बाद अपन पानी देते हैं।
20 दिन बाद खाद भी देते हैं, पानी से पहले खाद दे देते हैं, सिंचाई कर देते हैं सर। तो जैसे आपने पलेवा करके बोई है या वैसे ही बो दी है? नहीं सर जी, पलावा करके बोते हैं हम, बिना पलावा नहीं करते हैं। कौन कौन सी उन्नत किस्में बोई हैं आपने? सर जी अपन एक ही गेहूँ लगाते हैं 1544। तो ये इसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? सर जी इसमें 3 से 4 पानी की व्यवस्था होती है। अखिलेश जी, जैसे अपन यूरिया का छिड़काव करते हैं तो क्या सिंचाई के पहले करते हैं या बाद में करते हैं, और पर एकड़ कितना देते हैं? सर जी एकड़ में 2 बोरी देते हैं, पानी से पहला सिंचाई करते हैं हम खाद की सर जी। अच्छा, क्या आप जैविक खेती भी करते हैं? नहीं सर जी, जैविक नहीं होती है सर जी, हमारे पास इल्ली वगैरह ये लग जाती है, खा जाती है सर जी, जैविक नहीं करते हम। जी सर। डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि अभी अखिलेश जी ने ये बताया है कि हम इल्ली इत्यादि लग जाती हैं, तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो उर्वरक हमारे किसान भाई यूरिया देते हैं उसका सही तरीका क्या है, और अगर खरपतवार है तो उसका नियंत्रण कैसे करें? अभी सही समय भी है, और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का भी इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और नाइट्रोजन हम कहते हैं कि आधी मात्रा जो है वो बोने के समय और फिर आधी के 2 पार्ट में ये बोने के बाद देना चाहिए। तो टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया की ही टॉप ड्रेसिंग करते हैं। कई किसान अब डीएपी को भी मिक्स करके डालने लगे हैं, परंतु यदि वो डीएपी बेसल डोज में ही बोते समय दें पूरी मात्रा तो अच्छा रहता है, और यूरिया को टॉप ड्रेसिंग के रूप में अपनाएं। जैसे हम रिकमेंडेशन में भी बताते हैं कि अलग अलग किस्में जो है, किस्मों के अनुसार, पानी के अनुसार खाद की मात्रा को डालने के लिए रिकमेंड कराते हैं। जैसे 2.5 एकड़ कहे या 1 हेक्टेयर के लिए जो हमारा रिकमेंडेशन है, तो असिंचित बगैर पानी वाली में हम 40 का कहते हैं, और जहाँ अर्ध सिंचित है वहाँ 60 किलो नाइट्रोजन, और जहाँ फुल 4 से 5 सिंचाई है वहाँ 120 किलो नाइट्रोजन देने की मात्रा करते हैं। ये 120 जो नाइट्रोजन है 60 किलो बोते समय, 30 किलो पहले पानी में और 30 किलो दूसरे पानी में। इस प्रकार से 3 डोज में अलग अलग खासकर गेहूं की फसल को यूरिया की टॉप ड्रेसिंग के रूप में बोना चाहिए, डालना चाहिए, ताकि अच्छा उत्पादन के साथ साथ फसल की पैदावार जो है वो अच्छी मिले और गुणवत्ता वाली मिले। जैसे आपने बताया कि कैसे देना चाहिए, 2 प्रकार से है। एक तो किसान जो है सूखे में पानी देने के 1-2 दिन पहले जो हमने मात्रा बताई है उसका यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, और छिड़काव के बाद जो है वो पानी छोड़ देते हैं। स्प्रिंकलर जहाँ सिंचाई है ऐसी जगह बहुत अच्छा है, परंतु जहाँ फ्लड इरिगेशन है, नहर से पानी छोड़ दिया और सीधे खेत में फैल रहा है, तो ऐसे में हम किसानों को रिकमेंड करते हैं कि वो पानी देने के 1-2 दिन बाद इसका स्प्रे छिड़काव कराएं, ताकि जो है खाद जो है एक जगह बह के इकट्ठी ना हो और सब जगह बराबर मात्रा में बनी रहे। तो जहाँ ज़्यादा पानी है, फ्लड इरिगेशन है, वहाँ निश्चित है कि आप बोनी के ये पानी देने के बाद भी इसका छिड़काव करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि जैसा डॉक्टर साहब ने सलाह दी है वैसे ही अपन यूरिया का छिड़काव करें जी। अगर फव्वारा पद्धति से आप सिंचाई करते हैं तो आप पहले तो आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप जैसे नहर इत्यादि या ट्यूबवेल से पानी है तो धीरे धीरे आप उसको या तो सिंचाई के बाद यूरिया छिड़कें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना डॉक्टर साहब? किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछें कि अखिलेश जी आप ये बताएं कि आप खेती के साथ साथ क्या और भी कोई ऐसे व्यवसाय करते हैं जैसे डेयरी इत्यादि? जी सर जी, डेयरी करते हैं सर जी, और प्लस अपने गौशाला में सेवा करते हैं अपन। सुबह से हम मतलब उनको अच्छे पानी, शुद्ध पानी, ताज़ा पानी पिलाते हैं, उनको नहलाना धुलाना काम करते हैं, अच्छी जगह में रखना है, सूखी जगह में बांधना रखते हैं। जिसके बाद सर जी गोबर होता है तो एक साइड हटा देते हैं, और गौमूत्र है तो उसका थोड़ा सा कुछ है तो गड्ढे वगैरह भरा है तो उसको साफ़ करना है। धुआं है, मच्छर वगैरह है तो सर जी धुआं करके ने उनको साफ़ सुथरे रखना चाहिए।
किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक नौजवान किसान है, पढ़ लिख कर अपन खेती को व्यवसाय के रूप में इन्हें अपनाया है और काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अखिलेश जी, आप ये बताएं कि जो आप गोबर इत्यादि के बारे में भी आपने बताया है, पहले दूध के बारे में बताएं कि क्या आपके पास गाय या भैंस हैं? सर जी, दूध एक गाय कितना दूध दे देती है और क्या भाव बिकता है और कहाँ बेचते हैं आपको और कितना फ़ायदा होता है? सर जी अपने पास 4 गाय हैं, इनमें से 2 गाय दूध दे रही है। सर जी अपने पास अभी 15 लीटर दूध हो रहा है। 15 लीटर दूध सर जी अच्छा खिलाने के अपन खिलाते हैं पशु आहार में कपिला। कपिला खिलाते हैं, हरा पीला खवाते हैं, है ना सर जी। उत्पादन होता है सर जी हरे पीले से अपना। और वहीं दुख संघ है एक सरकारी डेयरी है सर, वहाँ पर हम दूध नपा देते हैं। तो किसान भाई अखिलेश जी ये बता रहे हैं हरा पीला अर्थात ये अपनी खेती में हरा चारा बोते हैं और उसको खिलाते हैं, उससे दूध बढ़ता है हरा चारा से। जी 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 दूध बढ़ता है सर जी हरे चारे से। जी जी। तो जो आपने अभी गोबर की बात बताई है, तो इसको क्या किस पद्धति से आप इसको खाद बनाते हैं? जैविक खाद इसको बोलते हैं। जी जी जैविक खाद सर जी बनाते हैं अपन। थोड़ा सा गड्ढा टाइप कर लिया अपन ने, गड्ढे में वो गोबर उनको पटक दिया सर जी। 1 साल तक अपन फेंकते नहीं हैं, उसको हम सड़ाते हैं। उसको सड़ा के ने सर जी अच्छा बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है खाद, और खेती में अपन सिंचाई करवा देते हैं इसको। अखिलेश जी, आप जैसे अनेक युवा किसान आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि लागत कम हो, खर्चा कम हो और उत्पादन बढ़े, तो इसके लिए आप क्या जैविक या प्राकृतिक खेती या पर कचरों इत्यादि जो गोबर है उससे क्या लागत कम करते हैं? आप बताएं कैसे करते हैं? डालते हैं सर जी, वो कम से कम 3 साल का तो बिल्कुल फसल अपने को तंदुरुस्त रहेगा। जी जी। और सही रखेगा और अच्छा खाद रहेगा, वो ज़मीन तगड़ी रहेगी सर जी। इससे। अखिलेश जी ये बता रहे हैं किसान भाइयों कि जो खाद गोबर का डालते हैं खेतों में, उससे 3 साल तक को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई खाद देने की, उसी से उत्पादन होता है। डॉक्टर साहब, आप बात चना की करते हैं क्योंकि दलहनी फसल भी हमारे प्रदेश में लगभग दूसरे नंबर पे है, तो चना फसल में क्या सामयिक कार्य करना चाहिए, क्या सिंचाई करना चाहिए? हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं का एरिया चना में भी बदलता जा रहा है। कम पानी के कारण काफ़ी किसानों ने चने की फसल लगाई है और कुछ किसानों ने तो पहली बार ही चना लगाए हैं। वो किसान जो आप पूछ रहे हैं वो ज़रूर कहीं किसानों के मन में भी ये बात है कि हम पानी दें कि नहीं। तो किसान बंधु, यदि चना की फसल आपने लगाई है, आपके पास पानी है, तो पानी देते समय यदि आपकी ज़मीन ज़्यादा काली है, काली मिट्टी है, उसमें पानी देते समय ये देखें कि ज़्यादा पानी भरा ना रहे। ज़्यादा पानी भरा रहने से पौधे की वृद्धि पे असर पड़ता है और साथ ही साथ कहीं रोग भी लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो हल्का पानी दे। यदि आपका स्वयं का साधन है तो स्प्रिंकलर से चने की सिंचाई करें। ऐसे हम चने में 2 पानी देने की सिफारिश करते हैं। यदि किसान के पास पानी है तो लगभग 30 से 32 दिन के बाद पहला पानी और दूसरा जस्ट इसके 60 दिन के बाद दूसरा पानी देने की सलाह दी जाती है। 2 पानी चने की फसल के लिए पर्याप्त है और इससे अच्छा उत्पादन मिलता है और साथ ही साथ जो चने की क्वालिटी है उस पे भी, चमक पे भी इस पानी का असर पड़ता है। तो पहला पानी जो है 30 दिन में ज़रूर किसान बंधुओं को देने की सलाह देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास पर्याप्त सिंचाई है या अगर जल है तो 2 सिंचाई कर दें। 1 सिंचाई तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं 30 दिन में कर ही दें। डॉक्टर साहब, अभी आपने रोग की बात की, तो ऐसे चना फसल में कौन कौन से रोग हैं या कीट हैं जो लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें? हाँ, आपने बताया कि जो चना एक ऐसी फसल है जी जिसमें रोग भी लगते हैं और इसके साथ साथ कीड़े भी। और कीड़े जो है वो चबाने वाले, चूसने वाले और फली बनते तक जो है इल्लियों का प्रकोप होता है। और हम रोगों के लिए तो किसान बंधुओं को पहले से सलाह देते हैं कि खासकर विल्ट है, उकटा रोग है, इनकी रोकथाम के लिए बीजोपचार करके ही किसान बंधु चना का बीज बोते हैं। और बहुत सारी रेजिस्टेंट किस्में भी आ गई है जिसमें ये विल्ट का है, उकटा का है, कम प्रभाव पड़ता है। परंतु इल्लियाँ जैसे मौसम बदलता जाता है, बादल पानी का मौसम होता है, इसमें इल्लियों की संख्या चने में बढ़ जाती है। तो इल्लियों की रोकथाम के लिए पहला तो है, यदि कम है
तो जैविक उपाय, जैविक में सबसे पहले खूटियों कहते हैं कि 1 एकड़ में 20 खूटी, 1 हेक्टेयर में 50 खूटियाँ जो है वो 3 फीट टी आकार की, 3 फीट ऊंची और 1 आड़ी बांध के और ये लगाई जा सकती है। इसमें क्या है, इल्लियाँ भी आती है और इल्लियाँ को खाने वाले पक्षी भी आके बैठ जाते हैं, जिससे हमें पता लगने लगता है यदि इल्लियाँ हैं तो पक्षी आएंगे और वो इल्लियों को खाएंगे, और वो खाने लगे तो हमें सतर्कता बरतनी है कि हमारे खेत में इल्लियों का प्रकोप हो गया है। यदि इससे रोकथाम हो जाता है तो हमें रासायनिक दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि ज़्यादा हम थ्रेशोल्ड यील्ड उसमें बताते हैं कि 1 मीटर में यदि 3 से 4 या एक पौधे में ज़्यादा इल्लियाँ दिखने लगे तभी आप रासायनिक दवाओं पे जाएं, अन्यथा खूंटी लगाने से काफ़ी कुछ चने में इल्लियों के प्रकोप से चने की फसल को बचाया जा सकता है। जी। तो किसान भाइयों, अगर कम लागत में अधिक उत्पादन की जो हम बात करते हैं, ये प्राकृतिक खेती सही तरीका है। जैसे इल्ली हुआ तो आप जो है कीटनाशक दवा बाज़ार से ला के, महंगी दवाएँ मिलती हैं, उसको आप छींचते हैं, तो कितना अच्छा तरीका है डॉक्टर साहब बता रहे हैं। आप खूंटियाँ गड़ाएँ, टी आकार अर्थात एक खूंटी गड़ाओ, उस पर एक आड़ी खूंटी बांध दें तो उस पर पक्षी बैठेगा और इल्ली को खा जाएगा, इससे नियंत्रण होगा। डॉक्टर साहब, अगर कोई रोग लग गया हो तो उसके लिए क्या करें? जैसे बिल्ट है, फिजोरियम बिल्ट है, ये लग गए हैं तो एक तो पहले कहते हैं यदि कम है तो आप दवा ना छिड़क के जो पौधा सूख गया है तो उसको उखाड़ दे और उखाड़ के अलग जला दे, ताकि ये रोग जो है वो अन्य पौधों पे ना पहुँचे। और क्योंकि रोग जो है, रोगों के उपचार के लिए हम बीजोपचार की पहले से सलाह देते हैं, थायराम वगैरह से इसको बीजोपचारित करें। कहीं कहीं जो है किसान बंधु इसको ज़्यादा होने पे जैविक के रूप में, जैसे कहीं मठा है, कहीं गौमूत्र है, इनका उपयोग भी करते हैं। इससे भी काफ़ी कुछ कीड़े एवं बीमारियों से फसल को बचाया जा सकता है। जी जी, बलैया जी, आपके कार्यक्रम को हमारे किसान भाई देख रहे हैं, और जब जब भी हम किसानों से मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि भैया कुछ ऐसी योजनाएं कृषि विभाग की हैं जो हमें समय पे मिल जाएं। तो ऐसी कोई योजनाएं हैं जो किसानों के हित में है, जो चल रही हैं, उसके बारे में बताएं। और अगर आप लोग संपर्क उनसे करना चाहें, कि अगर वो आपके पास आना चाहें तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग लेना चाहें, तो उसके बारे में कोई सलाह दें आप। आपने बताया कि जो योजनाएं हैं तो जुताई से लेके कटाई, बंधाई और यहाँ तक कि बेचने के लिए शासन जो है किसानों को सुविधा देती है। वो यंत्रों के रूप में, दवा के रूप में कहें, या बीजों पे अनुदान के रूप में, या किसान जो है कस्टम हायरिंग सेंटर लेना चाहे, बनाना चाहे, तो ये सबों पे जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को सुविधा दी जाती है। अभी जैसे हमने सिंचाई की बात की, तो सिंचाई के लिए भी स्प्रिंकलर लेना चाहे किसान, या पाइप लाइन डलवाना चाहे, पाइप लेना चाहे, या कहीं कहीं मोटर पंप की उसको आवश्यकता है, या हमारे SC ST वर्ग के किसान हैं वो कहीं ट्यूबवेल खुदवाना चाहे, इन सब पे अनुदान और अनुदान की व्यवस्था है। प्रथम आए प्रथम पाए के आधार पे अनुदान किसानों तक पहुंचाया जाता है। स्प्रिंकलर पाइपलाइन के लिए तो किसान ऑनलाइन कहीं से भी जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन करने के बाद किसान की लॉटरी खुलती है और लॉटरी के माध्यम से किसानों को ये जो है अनुदान की राशि किसान के खाते में सीधे DBT के माध्यम से जाती है। किसान को अपनी मनपसंद का सामान अपनी मनपसंद की दुकान से खरीद सकते हैं, और ख़रीदने के बाद जो अनुदान की राशि है उनके खाते में सीधे पहुंचती है। दूसरा, दवाओं की बात कर रहे थे, तो दवाओं पे भी अभी जहाँ जहाँ कीड़े बीमारी यदि लगती है तो किसान दवा जो है वो लेकर
बिल जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हमारे जो ग्राम में है या ब्लॉक स्तर पे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी है, उनके माध्यम से बिलों को जमा करके और सीधे अनुदान की राशि उनके खाते में प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों, किसानों के लिए किसान कल्याण और कृषि विभाग की अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनका आप लाभ जरूर लें। और जैसा कि बिलैया जी ने बताया है कि आपके खाते में पैसा आएगा, आप जो दवाई या जो खरीदते हैं उसका बिल जरूर उनको कृषि विभाग के आप इसमें आके संबंधित अधिकारी दें तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो अखिलेश जी, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई खर्चा कम हो और उत्पादन अच्छा हो, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर जी, खर्च कम हो उत्पादन ज़्यादा हो तो किसान को भला ही है सर जी। जी जी जी, तो उसके लिए क्या गोबर की खाद? गोबर की खाद सर जी, बिल्कुल बराबर खाद दिया जाए। हाँ। और गौशाला को भी ज़्यादा गाय भैंस ज़्यादा बांधे तो गोबर इकट्ठा ज़्यादा हो, ज़मीन में छिड़काव करे तो उसमें फेंके जाए तो 3 से 4 साल तक उसको उत्पादन बार बार फेंका जाए तो क्या सर जी वो बचत हो जाती है किसान को, गोबर की खाद से ही ज़मीन हो जाती है। जी, तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे साथ एक उन्नत किसान थे और साथ में एक कृषि विशेषज्ञ भी थे। तो अखिलेश जी, आप हमारे बीच में आए, आपने अपने अनुभव हमारे किसान भाइयों को सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। हमारे साथ जो संयुक्त संचालक हैं कृषि विभाग के, वो हमारे बीच में आए, उन्होंने किसानों को गेहूं और चना की सामयिक जानकारी दी, साथ में किसान भाइयों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, अभी आपने देखा कि आप समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखकर खेती बाड़ी करें तो निश्चित तौर से कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।